इवनिंग। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता आज IFPH के हिंदी प्लेटफॉर्म की तरफ से 446वें हिंदी सेशन में सभी का स्वागत करती हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। धन्यवाद सभी को। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर रौनक शाह सर, जो कि काफी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अबाउट 1991 से। और सर बड़ौदा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वडोदरा में 28 सालों से एज अ प्रोफेसर एंड रेपर्टरी डिपार्टमेंट के HOD वर्क कर रहे हैं। इसके साथ साथ सर एक NGO के भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए काफी एक्टिव हैं। और सर इन लोगों को फ्री में चैरिटेबल होम्योपैथी क्लिनिक एज ए सर्व करते हैं। और सर ने लगभग 4 किताबें लिखी हैं और डिफरेंट किताबों में सर को ऑथर भी रह चुके हैं। सर ने डिफरेंट इंटरनेशनल जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल पब्लिश कर रखे हैं। और सर ने डिफरेंट वर्कशॉप्स और सेमिनार्स भी कंडक्ट किए हैं इंडिया के साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह में। और सर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हमेशा पब्लिक अवेयरनेस हेल्थ टॉक करने जाते रहते हैं। और सर का आज का टॉपिक है होम्योपैथी के द्वारा ज्वर के लिए भय रहित चिकित्सा करना सीखना। तो सर मैं हिंदी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ और आपसे आग्रह करती हूँ कि आज का आप अपना सेशन शुरू करें। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। आपने जो दिया है उसके लिए मैं कोशिश करूंगा जितना भी हो सके हिंदी में बात करूं, और हमारे जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी हिंदी में बात करूं। आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज प्रॉपरली? जी सर। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। और अच्छा, मुझे अभी शेयर करना है मेरा स्क्रीन, जी सर। तो मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, आ रहा है? जी मेरा सर। यस स्क्रीन सर। शेयर हो गया? ओके जी ओके। सर। थैंक यू सबको, नमस्कार मेरी ओर से। आज संडे है और संडे के टाइम पे हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। जैसे हम सब जानते हैं कि फीवर जो आता है, बुखार जो आता है, उसमें कई हमारे पेशेंट्स और कई पब्लिक की ऐसी इंप्रेशन रहती है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में उनकी कोई दवाई नहीं है, हमें पहले तो एलोपैथी सिस्टम को ही फॉलो करना चाहिए और बाद में हमें होम्योपैथिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जाना चाहिए। तो मेरी यहाँ यही कोशिश है, और यंगस्टर के लिए काफी मैं एडवाइस करता हूँ कि ये बात आप गलत है, और आप अपने पेशेंट्स को ट्रीट कीजिए होम्योपैथी दवाई से। शुरू शुरू में आपको दिक्कतें आएंगी, मगर वो लंबे टाइम तक नहीं रहेगी। तो आज हम बात करेंगे कि फीवर और उसके जो होम्योपैथिक मैनेजमेंट है और उसके क्लिनिकल केसेस है, जो फीवर ओनली होम्योपैथी से ही ट्रीट हुए हैं, ऐसे केसेस में आपके साथ शेयर करूंगा। और जो भी मेरा थोड़ा नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और आपका जो भी कमेंट्स है वो आप मुझे बता सकते हैं। हम पहले फीवर जानते हैं कि क्या है। फीवर में हम लोग का एक इम्प्रेशन पेशेंटों में रहती है कि भाई अगर 99 हुआ वो भी एक बुखार है और उसको ठीक करना चाहिए, जैसे भी वो लोग क्रोसिन या पैरासीटामोल दे देते हैं। मगर उसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ेंगे और छोटे बच्चों में देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि फीवर किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं। सो ये नोन है हाइपोथर्मिया, पायरेक्सिया और एलिवेटेड टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर अराउंड 98.6। तो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो 99 ही कहते हैं, और शायद वो लोग उसके पहले ही पैरासीटामोल दे के आते हैं और फिर पेशेंट को दवाई लेना आता है। ओके, 1 मिनट। सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हर एक पर्सन का इंडिविजुअल थोड़ा वेरिएशन रहता है, फ्लक्चुएशन भी रहता है हमारे टाइम के हिसाब से, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सभी हमको मालूम है। कई टाइम मेंसेस के टाइम पे और इंटेंस एक्सरसाइज के टाइम पे भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है और थोड़ा चेंज होता रहता है। सो बेबी का टेम्परेचर हम
अगर 100 फ़ारेनहाइट के ऊपर है और 38 सेंटीग्रेड के ऊपर है तो ही उसे हम फीवर कहेंगे। और चाइल्ड का फीवर है अगर 99.5 फ़ारेनहाइट और 37.5 सेंटीग्रेड है तो ही उसको फीवर कहें। और एडल्ट में ये टेम्परेचर 99 टू 91.5 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। नाउ जनरली पैथोजेनेसिस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीवर में सिस्टमिक जो डिफेंस रिस्पॉन्स कॉज बाय इंफेक्शन, या बैक्टीरिया है या वायरस है या कोई भी चीज, इंडिकेटेड एबनॉर्मल एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, राइट। सो हाइपोथैलेमिक थर्मल रेगुलेटरी सेंटर पे इफेक्ट करता है, और हाइपोथर्मिया एलिवेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू इनएडिक्वेट हमारी जो कॉम्पेंसेट मैकेनिज्म से नॉर्मल, so by heat loss mechanism or increase the core temperature। हाइपर पायरेक्सिया किसको बोलते हैं, अगर 105 फ़ारेनहाइट के ऊपर होता है तो उस और उसके ऊपर हायर उसको हाइपर पायरेक्सिया। और कई टाइम हमारे पास इतने पेशेंट आते हैं जिसमें कॉज हमें नहीं मालूम होता है और फीवर 15 दिन, 21 डेज, 3 वीक, 4 वीक है, उसे हम पायरेक्सिया ड्यू टू अननोन ओरिजिन कहते हैं। रिपोर्ट भी कई टाइम सब नॉर्मल आते हैं, फिर भी पेशेंट तो वरी रहता है कि भाई फीवर क्यों नहीं मिलता है, और लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन रहते हैं उनको। तो सर फीवर ये एक सर हमारे आपकी दिमाग स्लाइड्स में। मूव नहीं कर यस। रही है। ओ, कौन सी स्लाइड पे है अभी, सर पैथोजेनेसिस अभी पे है? तक फ्रंट, सर सबसे फ्रंट पेज पे ही है अभी। ओ माय गॉड, ओ मैंने तो 4-5 स्लाइड कर डाली। ये तो सर एक्चुअली आप बता रहे थे तो मैंने बीच में टोका नहीं, ये अभी भी नहीं नहीं, फर्स्ट स्लाइड पे चलेगा ही उसमें है। कुछ, अभी ये अभी चेंज हुआ, नो सर। अभी हुआ है, चेंज नहीं हो रही है, ऐसा क्यों होता है अभी? आई थिंक पावर पॉइंट पे नहीं चलता होगा कंप्लीट स्क्रीन पे। अभी ये सर अभी चेंज हो रहा है। दिखता है। हाँ तो ये दिखता है, अभी ये हुआ। यस सर। हाँ, सो पावर पॉइंट फुल स्क्रीन पे नहीं हो रहा है, तो मैं इतना स्क्रीन पे ही रख सकता इट्स हूँ। ओके सर। ओके, यस सर। सो ये सब मैंने बता दिया, पैथोजेनेसिस बता दिया। हाँ, तो ये बात है कि फीवर इज नॉट अ सीरियस थिंग। सो ये हमें पेशेंट को कन्विंस करना है, पेशेंट को समझाना है। मैनी पेरेंट्स हैव अ मिसकंसेप्शन दैट फीवर इज अ वेरी बैड थिंग एंड देयर इज अ सम सीरियस अंडरलाइन इलनेस, वो एक दिमाग में उनके होता है। और जो भी छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, 2 साल, 3 साल का, तो डेफिनेटली दे आर मोर वरीड अबाउट दैट। So it's not a true fever is a normal and healthy response of the body to an illness, or the body immune system जो release chemicals and that rises the body temperature. So this part of a normal infection fighting process है, वो पेशेंट को समझाना पड़ता है। कई टाइम हमको पेशेंट को गाइड करना पड़ता है बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, दैट इज द मेन रीजन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर क्या है, सब बराबर है बिकॉज फीवर का टॉपिक है, इसकी वजह से ये सब आपको मालूम ही है। ऑल एक्सपीरियंस होम्योपैथ्स नो एवरीथिंग, बट देन ऑल्सो वी आर ब्रशिंग इंटरमिटेंट फीवर, राइट, व्हेन देयर इज एन pyrexia period between the two episodes of fever, and the term as an intermittent fever. Malaria, the temperature may even rise every third day, called tertian, or fourth day, called quartan fever. So ये फीवर, इंटरमिटेंट फीवर के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। कई टाइम पायोजेनिक इन्फेक्शन की वजह से होता है, एप्सिस की वजह से होता है, लिम्फोमास की वजह से होता है। देन कंटिन्यूस फीवर, continuous fever when the temperature remains constantly through 24 hours and variation is not more than 1 Fahrenheit. That is very important. That is continuous fever. Then Remington fever, then hectic or septic fever. These are the classification. We are not going in much detail of that. The fever of unknown origin. That is where another very important thing. Some patient fever becomes the dominant sign or a symptom in a patient's illness, and when it causes detection, it is defined as a fever of unknown origin. So it's a pyrexia due to unknown origin hota hai. That was described by many
authors when the temperature rises above 101 Fahrenheit for several occasions or duration of the fever is more than 3 weeks, then the failure to reach a diagnosis in spite of all investigation is done on a normal. Then the causes of fever. फीवर के क्या रीजंस है? सो फर्स्ट रीजन इन्फेक्शन होता है, वो हम सबको मालूम है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, पैरासाइटल इन्फेक्शन है, दैट ऑल फीवर कॉज करता है। मैकेनिकल ट्रॉमा में भी फीवर आता है, जैसे कि क्रशिंग इंजरी होती है, राइट, फ्रीक्वेंटली फीवर राइज होता है और वो 1 से 2 दिन तक रहता है, तो मैकेनिकल ट्रॉमा की वजह से भी फीवर आते हैं। नियोप्लास्टिक डिसीज में भी फीवर आता है, हमें सब मालूम है कि ट्यूमर की वजह से, कार्सिनोमा की वजह से, लंग का कार्सिनोमा, बोन्स, कहीं भी कोई भी ट्यूमर हो तो उसकी वजह से भी फीवर आते हैं, बुखार रहता है पेशेंट को, लो ग्रेड बुखार रहता है, कई टाइम हाइगर स्पाइक भी आते हैं, तो ये सब रीजन है बुखार के, फीवर। देन हिमेटोट्रोपिक डिसऑर्डर्स में भी क्या है, हिमोलाइटिक एपिसोड्स also characterized by pyrexia। वास्कुलर एक्सीडेंट है, उसमें भी फीवर आते हैं, मायोकार्डियल, पल्मोनरी, सेरिब्रल इन्फेक्शंस में भी आते हैं। सो नियरली एवरी वास्कुलर कंडीशन में भी फीवर रहता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि डिसीज ड्यू टू इम्यून मैकेनिज्म्स आर ऑफन फेब्राइल। दीज इंक्लूड द कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। ड्रग फीवर भी कई टाइम हमारे पास आते हैं, पेशेंट्स ड्रग लेते हैं लंबे टाइम तक, कोई भी एंटीबायोटिक ले या कोई भी ड्रग उनकी चलती हो और फीवर आते टाइम वो लोग भी डिस्क्राइब करते हैं और एडवाइस करते हैं, स्टॉप ऑल द मेडिसिन, फीवर मे गो बाय इट्स ओन। सो इम्यूनोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज की वजह से भी फीवर आते हैं। देन एक्यूट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कई टाइम डाउट है, एडिशन है, थायराइड क्राइसिस है, वो कंडीशन में भी फीवर। ये सब हमें जानना जरूरी है, उनको डायग्नोस इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, के ऊपर हम दवाई नहीं देनी है, मगर डायग्नोस करना जरूरी है, दैट ऑलवेज हेल्प अस। हम लोग जब भी केसेस करेंगे तो भी आपको मालूम होगा कि ये डायग्नोस कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके कॉम्प्लिकेशन है वो हमें जानना जरूरी है, तो हम राइट टाइम पे राइट एडवाइस पेशेंट को दे सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। कौन सी चीजों से फीवर ट्रिगर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉमन कोल्ड में होता है, न्यूमोनिया में हम सबको मालूम है, कोई भी इंफेक्शन होता है, सम इम्यूनाइजेशंस। पेशेंट हमारे पास बच्चे जब आते हैं इम्यूनाइज करके तो उनको 2 या 3 दिन बुखार रहता है और पीडियाट्रिशियन कहता ही है कि अगर बुखार आए तो आप पैरासीटामोल दो। पेशेंट को ये मालूम होता है, फिर भी वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अगेन वो पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, पीडियाट्रिशियन कुछ नहीं कहते हैं और पैरासीटामोल देते हैं। फिर उस टाइम पे कोई होम्योपैथ के पास भी आते हैं और उस टाइम पे हमें जानना जरूरी है कि ये दवाई या इम्यूनाइजेशन की वजह से फीवर है तो उसमें कुछ करना नहीं है। अगर आप सिम्टम्स बहुत ही है तो आप सिम्टोमेटिकली रिलीफ करने के लिए हमारी इंडिकेटेड मेडिसिन दे सकते हो। तो कई टाइम पेशेंट्स आते हैं, उसको बुखार होता है, पेशेंट्स इतने टेंशन में रहते हैं, छोटे बच्चे के पेरेंट्स, तो वो राउंड द क्लॉक पैरासीटामोल देते हैं, जो वो रॉन्ग है, वो उतना नहीं देना चाहिए, उसमें हाइड्रेशन इम्पेयर होता है और पेशेंट्स को वीकनेस लगती है और पेशेंट खाना पीना बंद कर देता है। तो हमें जानना जरूरी है कि कौन से रीजन से बुखार आ रहा है। इंफ्लामेटरी डिसीज है, रूमेटोइड आर्थराइटिस है, क्रॉन्स डिसीज है, ब्लड क्लॉट्स है, एक्सट्रीम सनबर्न है। अभी यहाँ पे इतना 45-50 के ऊपर हमारे यहाँ पेशेंट्स अभी आते थे, लास्ट वीक से ही बारिश स्टार्ट हुआ है पूरे इंडिया में। तो मैंने इतने पेशेंट देखे हैं कि हाई गेट इवन 101 102 फीवर विद सिवियर हेडेक। सो सनस्ट्रोक के साथ में ऑक्सीजन की कमी की वजह से दे फील ब्रेथलेसनेस। So you will be also tense that how
It possible in a fever, the patient will have a breathlessness, severe headache, mark weakness, all the symptoms of sunstroke. So 2 to 3 days तक कई पेशेंट फीवर की हिस्ट्री लेके आते थे. तो उस टाइम पे हमें मालूम होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ द सनस्ट्रोक ही गॉट फीवर. फूड पॉइजनिंग अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज है, जिसमें पहले फीवर आता है, बाद में फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स आते हैं, डायरिया वॉमिटिंग ऐसा है. कई टाइम डायरिया वॉमिटिंग पहले होता है और फीवर बाद में आता है. सम मेडिकेशंस, मैंने आपको पहले ही बताया, कई पेशेंट्स को फीवर आता है एंटीबायोटिक्स लंबे टाइम लेने से. पेशेंट ऑल द टाइम जो भी डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो नहीं करते. पार्शियली अगर ट्रीट होते हैं एंटीबायोटिक से तो वो लोग वापस वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और दे कंटिन्यू एंटीबायोटिक्स अपने आप ही कंटिन्यू. इथ्रोमाइसिन अगर 1 वीक के लिए देता है तो अपने आप वो अगर रेसिडुअल सिम्टम्स रहते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स अनदर वीक भी चालू रखते हैं और उसकी वजह से बाद में फीवर राइज होता है. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फीवर के रीजन जानना जरूरी है हमारे लिए और पूरी हिस्ट्री लेना जरूरी है. वो वो हम अब आगे देखते हैं हिस्ट्री में क्या पूछना चाहिए फीवर के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास पेशेंट आया है और फीवर बहुत हाई ग्रेड नहीं है तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए. सो केयर फॉर फीवर डिपेंड ऑन द सिवियरिटी. लो ग्रेड फीवर है तो नो अदर सिम्टम्स अगर नहीं है तो कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. जस्ट टेल देम ड्रिंक इनफ फ्लूइड्स एंड रेस्ट लीजिए 1 या 2 दिन. दैट अगेन योर इम्यून सिस्टम फाइट अगेंस्ट फीवर. अगर फीवर माइल्ड सिम्टम्स के साथ आता है, जनरल डिस्कम्फर्ट और डिहाइड्रेशन है, तो डेफिनेटली एलिवेट द टेम्परेचर एंड दैट केसेस में हमको रूम टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, एयरी रूम करना चाहिए, कंफर्टेबल रेस्ट लेना चाहिए. और कोल्ड स्पंजिंग वेरी इंपॉर्टेंट. स्पंजिंग करना बहुत, या लुकवार्म से स्पंज करो, रेगुलरली स्पंजिंग. छोटे बच्चों को मैं ऑलवेज पेरेंट्स को तो स्पंजिंग इज द बेस्ट ट्रीटमेंट. अगर फीवर मॉडरेट से हाई है तो भी आप कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हो. और ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स. देन homeopathy always help fever not by suppressing, but हम लोग जो भी दवाई देते हैं वो हमारी इम्यून सिस्टम और को स्टिमुलेट करती है, द बॉडी को स्टिमुलेट करती है और दैट अगेन फाइट्स अगेन द डिसीज और कॉजेस फीवर कम होता है. पेरेंट्स आर यूजुअली सरप्राइज how quickly our medicine acts. If our medicine is right in a right time in a right doses, so within a few hours after giving 2 or 3 doses, fever subsides, and many patients very much impressed by our pathy. So homeopathy has been used safely manage fever without causing any of the above problems. हमको बॉडी को स्टिमुलेट करना है. नेचुरली बॉडी हैज टू फाइट्स अगेंस्ट द डिसीज. सो इट्स अ वेरी गुड साइंस एंड वी आर ट्रीटिंग नाउ. व्हेनेवर फीवर के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो डायग्नोस तो करना जरूरी है, क्योंकि अपने प्रोग्नोसिस, उसके कॉम्प्लिकेशंस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस. सो मेडिसिन पार्ट हमारा इंप्रूव होना चाहिए और मेडिसिन पार्ट अच्छा होना चाहिए. वी आर नॉट giving the medicine to know that. So complete blood count, urine analysis, stool examination, electrolyte imbalance. अगर एजेड पेशेंट है, ओल्ड एज पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट imbalance बहुत ही होता है. Hyponatremia is one of the reasons of dehydrations and then complication taken place, along with the creatine levels कितना है, liver functions. अगर मेनिंजाइटिस के पेशेंट्स आते हैं अगर आपको लग रहा है तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन. अदरवाइज रूटीन कंप्लीट ब्लड काउंट इज अ मस्ट. एंड यूरिन इन्फेक्शंस वी शुड नॉट
forget. So urine examination is must. Then अगर coughing ज़्यादा है और you are thinking any problems is with the chest, so definitely you should go for X-ray chest, CT scan, MRI. कई पेशेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा जो एनजीओ है वहाँ पुअर पेशेंट्स आते हैं, उन लोगों को हम इतने इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते हैं, क्लिनिकली हम ट्राई करते हैं, मगर हर टाइम इट इज नॉट पॉसिबल, सो वी हैव टू टाइम. नाउ आउटकम क्या है? डायग्नोस. मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ फीवर आइदर द पेशेंट रिकवर स्पॉन्टेनियसली or the history of physical examination, initial screening, laboratory test and everything. When the fever continue more than 2-3 weeks, during which time repeat the physical examinations and laboratory tests. कई time laboratory tests में भी गलतियां होती है, mistakes आती है, so repetitions कराना जरूरी है. Recently हमारे वहाँ एक पेशेंट आया था, उसमें यूरिन में more than 200 pus cells थे और उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, क्रॉनिक इन्फेक्शन था. बट आई थॉट के व्हाई शुड गो फॉर अदर लेबोरेटरी. सो अदर लेबोरेटरी में यूरिन टेस्ट करवाया, दूसरे दिन मॉर्निंग सैंपल ली, तो उसमें 5 to 10% ही आए. सो ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक जरूरी है डायग्नोस के लिए, और साथ में हमारा पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स के कंबाइन करके हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेडिसिन को. नाउ होम्योपैथिक अप्रोच कैसा लेना चाहिए हम लोग को फीवर के केसेस में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्टार्ट करने से पहले मैं जो यंगस्टर्स अगर यहाँ हमारे ऑडियंस में है तो उनको जरूर बताना चाहूंगा कि शुरू शुरू में मैंने भी बहुत ही फेलियर्स देखे हैं फीवर केसेस में. और यहाँ गुजरात में उस टाइम पे मलेरिया बहुत ही कॉमन था. सो मैंने मेरे टीचर के वहां मलेरिया के केसेस ट्रीट करते हुए देखे हैं होम्योपैथी से ही. मगर जब मैंने यहाँ इनिशियल स्टेज 91 में प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो फीवर के केसेस उसमें जब मलेरिया पॉजिटिव आते थे ब्लड रिपोर्ट्स के साथ, तो मैंने बहुत ही फेलियर देखे और पेशेंट्स डिसकंटिन्यू माय मेडिसिन. देन I lost the hope and I talked with my teacher where I am doing a mistake. मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ. सर ने बोला तेरा केस टेकिंग ही प्रॉपर नहीं होगा, या फिर योर मेडिसिन डोजेस नॉट प्रॉपर, या मेडिसिन गलत होगी डेफिनेटली, तो ये ट्रीट नहीं हो रहा है. फिर वापस वर्क करना चालू किया और बाद में ग्रेजुअली रिजल्ट्स मिलने लगे. तो आज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टू ट्रीट एनी टाइप ऑफ फीवर केसेस. अभी फीवर इतने पेशेंट्स आते हैं तो वी टेल दैट कि डू नॉट टेक एज फार एज पॉसिबल पैरासीटामोल और डोलो 650 और एनीथिंग, डू नॉट टेक एट ऑल. कई पेशेंट सुनते नहीं है, अपने आप ले लेते हैं, रात को घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो दैट इज देयर लुक आफ्टर. बट वी टेल देम. सो हिस्ट्री टेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और हनुमान सेज दैट द टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स विच कैरेक्टराइज अ गिवन केस being a once committed to writing, the most difficult part is accomplish. That is a very important thing. Now case taking we have to do stepwise process, और उसके लिए टाइम देना पड़ता है पेशेंट को. सिंपल फीवर केस है, माइल्ड केस है, तो डेफिनेटली यू गिव द मेडिसिन एंड पेशेंट विल इंप्रूव either on a Ferrum force, whatever it is. But when the fever since 4-5 days, 7 days, 1 week, you require time for case taking. And for case taking, you should have a knowledge of human nature, of a disease and materia medica. ये 3 तो जरूरी है हमारे लिए. तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? पहले इंटरमिटेंट फीवर के पेशेंट्स होंगे तो डेफिनेटली आपको प्रोड्रोम पूछना चाहिए. हाउ फीवर स्टार्टेड, व्हाट हैपेंड बिफोर फीवर, फीवर के पहले आपकी हेल्थ कैसी थी, आप हेल्दी थे कि आपको ओनली चिल कर रहा था, आपको शिवरिंग हो रहा था, ऐसा. फिर चिल के टाइम पे अगर चिल स्टेज है तो चिल स्टेज में कौन से सिम्टम्स हैं आपके. चिल के टाइम पे आपको शिवरिंग है, चिल कहाँ से स्टार्ट हुआ, लेग से स्टार्ट हुआ, बैक से स्टार्ट हुआ, हेड से स्टार्ट हुआ, चिल के साथ दूसरे कौन से सिम्टम्स है, थर्स्ट थी या नहीं थी, कवरिंग कितना चाहिए था, ये सब डिटेल आपको मालूम है. जस्ट आई एम रिवाइजिंग
और हीट स्टेज में वैसे ही सिम्टम्स पूछना है हमें। फर्स्ट के बारे में, हीट कितना हुआ उस टाइम पे, पल्स अगर आप किसी को बोल सकते हो कि पल्स चेक कर सकते हो, या फिर फीवर के टाइम पेशेंट हमारे पास आता है तो ऑलवेज वी हैव टू सी द पेशेंट्स पल्स। देन स्वेट स्टेज में क्या होता है, बाहर वीकनेस है, हेडेक है, चिल है, शिवरिंग है, नहीं है, सब, और ए पायरेक्सेफिस। सो ये 5 स्टेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमें पूछना ही है व्हेन वी हैव अ पेशेंट ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। यू मे फेस डिफिकल्टी इन इनिशियली, डेफिनेटली हमें बहुत ही तकलीफ होगी, क्योंकि पूरी हिस्ट्री प्रॉपरली पेशेंट को भी नहीं मालूम होती है। व्हेन द पेशेंट हैव अ सिवियर चिल, तो पेशेंट नहीं बता सकेगा, क्योंकि उसको याद नहीं है या वो बताने के लायक नहीं है उस टाइम पे उसको इतनी ठंड लग रही है। ग्रेजुअली अगर आप ये सिस्टम पे जाओगे, ये स्टेप्स पे जाओगे, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एलन इंटरमिटेंट फीवर की जो किताब है वो ही मैं ज्यादा फॉलो करता हूँ। उसमें बहुत ही अच्छी तरह से हर एक फीवर दिया है, कंपैरिजन दिया है, डिफरेंशिएशन दिया है, और रेपटाइजेशन करना बहुत ही जरूरी है, दैट ऑल्सो हेल्पिंग अस। सो अगर फीवर का एक पेशेंट आपने ट्रीट किया, आपको वो मिनिमम मिनिमम 10 to 100 पेशेंट देगा, और वो फैमिली ऑलवेज आपका हो जाएगा, दैट इज श्योर। बिकॉज नॉर्मली पीपल को वैसा ही इंप्रेशन है कि फीवर में हमें एलोपैथी सिस्टम पे पास जाना पड़ता है सर, तो फिर वहां के डॉक्टर ना बोल रहे हैं कि नहीं अभी हमारी दवाई लो, बाद में जाओ, बाद में जाके आप इम्यूनिटी की दवाई लो। वो एक वो एक सही तरीका नहीं है। हमें एक्यूट में भी, फीवर में भी हमें हमारी दवाई से ही ट्रीट करना है। हाँ, मैं मान सकता हूँ हर एक फीवर के केसेस अच्छे नहीं होते हैं। 10 में से अगर हमारे 7 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर अस एंड अवर पेशेंट्स, एज वेल एज फॉर अवर कॉन्फिडेंस ऑल्सो इंक्रीज। सो यहाँ सिम्टम्स मैंने आपको बताया, बिफोर, ड्यूरिंग, चिल, हीट, सब पूछना है। टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ पैरोक्सिम्स कौन से टाइम पे आता है, कहता कैसे आता है, रेगुलरिटी कैसी है, बॉडी के दूसरे कंकॉमिटेंट सिम्टम्स क्या है, थर्स्ट क्या है, ये सब जानना बहुत ही जरूरी है। वन बाय वन हमें पूछना है डिटेल में। और कई पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी होती है, तो वो हमें जानना जरूरी है। कई के पेशेंट्स जो होते हैं उसको कोल्ड आता ही नहीं है, या कहीं को खाली ओनली कोल्ड रहता है, कहीं को ओनली हीट स्टेज आता है, कहीं को दोनों हीट और कोल्ड प्रोसीजर सब स्टेज आते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है जानना हमारे लिए। प्रस्पिरेशन में कैसा प्रस्पिरेशन, कौन से पार्ट पे ज्यादा प्रस्पिरेशन होता है। अगर शुरू शुरू में पेशेंट ऑल्सो नॉट दैट मच कंफर्टेबल, बिकॉज उनको भी मालूम नहीं है कि इतना सब क्यों पूछते हैं डॉक्टर। एलोपैथी में तो इतना कोई पूछता नहीं है, हमारे में बहुत पूछते हैं, तो वो नहीं बता सकता है पूरी हिस्ट्री। मगर बाद में एक बार आपसे वो ट्रीट हो गया, तो बाद में उनको मालूम हो जाएगा कि हमको ये सब सिम्टम्स ध्यान रखना है और डॉक्टर को बताना है। सो एसेसरी सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली हेडेक है, बैड टेस्ट इन द माउथ है, स्टमक सिकनेस है, वॉमिटिंग, डायरिया, और एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, डिग्री ऑफ थर्स्ट, पेन है कौन से टाइम पे कैसा पेन, कई लोग को ओनली काफ पेन ही होता है, कई लोग को ओनली पर्टिकुलर रीजन नी जॉइंट पेन होता है ड्यूरिंग फीवर। तो स्लीप है, डिलीरियम है, एक पेशेंट है वो ऑल द टाइम 99 100 फीवर रहता है, तो इतना डिलीरियस हो जाता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेंसी है नॉनसेंस बातें करते एवरी टाइम। 99 100 में भी अगर 101 103 हो और डिलीरियम आता है तो डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड, बट डिलीरियम इवन इन अ लो ग्रेड फीवर, सो दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी एंड वी हैव टू कंसीडर दैट। सो बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर ऑल स्टेजेस ऑफ फीवर हमें पूछना है। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वाइटल इंपॉर्टेंट है फिजिशियन के लिए। द मोर परफेक्ट द सिमिलियम, क्विकर एंड श्योरर द क्योर, वो हमको सबको मालूम है। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी वेर यू रिक्वायर नॉलेज ऑफ मटीरियल मेडिका कंप्लीट एज वेल एज मेडिसिन नॉलेज। नाउ हियर मैं केस के बारे में बताता हूँ क्विकली, क्योंकि काफी सारे केसेस है फीवर के। फर्स्ट मलेरिया का केसेस है।
पहले वैसा ही था, मैंने बताया कि मलेरिया मुझे फेलियर ही होते थे, बाद में मैंने ग्रीप ले लिया और मलेरिया को ट्रीट कर सकता। सो एन 27 ईयर्स गर्ल है, कंसल्टेड जुलाई 2005 में, अटैक ऑफ मलेरिया था। शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट मलेरिया एंड वो was treated with anti-malarial drugs. But the frequency of malaria fever had increased gradually, बढ़ता ही रहा। और तो पेरेंट्स हैज डिसाइडेड कि भाई हर टाइम पे इतना एंटी मलेरिया को लोगे आप, क्विनाइन लोगे, उसकी साइड इफेक्ट्स से तो बेटर स्टार्ट होम्योपैथी। सो एक टाइम एक्यूट में फीवर जब था तभी आए, फीवर ऑल्टरनेट डेज आ रहा था 1 जुलाई से। Fever associated with chilliness, especially in the evening with severe headache. Temperature 100 था and then subsided by its own. 5 जुलाई को पेशेंट मेरे पास आया तो उसके पहले के सिम्टम्स, प्रोड्रम, मैंने बताया प्रोड्रम 4 जुलाई को क्या हुआ था, हेडेक विद 6 PM को, हेडेक विद चिलीनेस सिंस 11:30 AM। चिल में क्या हुआ, चिल स्टार्ट्स फ्रॉम फीट एंड स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी, desire to cover during fever, then thirst, increase in sleeps and headache. Heat कितना था, टेम्परेचर 102 फ़ारेनहाइट, बहुत ही थर्स्टी हो गई, सीवियर हेडेक, फोरहेड पार्ट, desire to cover and desire fan, or desire to uncover and desire fan. She was given a paracetamol by her parents at 2:15 PM and fever subsided with the help of antipyretic, right? 4 July. Then apyrexia में क्या था, headache, vomiting, nausea, thirst increase and appetite diminish. Examinations जब किया, temperature 98.5, pulse 93 per minute, tongue thin coated. She was advised for routine blood test and MP. The following rubrics were taken for repatriation: chill beginning in the legs, thirst during chill, uncovered desire to be, pain in head, chill during, thirsty during heat, uncovered desire, then mouth discoloration, tongue white, fever during, and nausea, fever during. These are the totalities, बराबर है। तो टोटालिटी को हमने रेपर्टराइज किया विद द हेल्प ऑफ रेपर्टरी। The China, Pulsatilla, Sapia, Rustox, Thuja was coming. Again, after repartization, always I go to LN intermittent fever as well as Matida Medica को क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। और ये एक्सपर्ट सिस्टम भी हम देखते हैं, उसमें से भी कुछ आइडिया मिलता है हमें दवाई के बारे में। So the China 1M 3 doses and then SL was given 3 hourly for 2 days. 6 July there was no fever. 7 July 6 fever blood report and HB was 10. WBC 800, lymphocyte 40, polymorphs and MP Vivex present scanty. The symptoms were no fever, chill had started at 12 noon from feet and it remained for 10 minutes. 10 minutes तक रहा, but the severity of chillness was less and mild headache was there, no nausea, no vomiting. So concomitantly improve, appetite is improved. Examination, temperature 98.5, pulse 88 per minute. China 2 doses again and then SL 4 hourly for 2 doses. Again 8th July patient had no fever, 9th July no fever, mild headache, appetite. In China 2 doses again repeat and then SL for 7 days and the patient recovered. Now another case of febrile seizures that is also very known because the convulsion comes. So patients are always worried with, especially अगर बच्चे को हम ट्रीट कर रहे हैं और convulsion आते हैं तो वो लोग पीडियाट्रिशियन को फॉलो करते हैं, न्यूरो फिजिशियन को फॉलो करते हैं और ऑल द टाइम पैरासीटामोल दे ही देते हैं 99 पे भी। तो ये बच्चा 12 फरवरी को 2005 में आया था, उसको कन्वर्जन बहुत आते थे, साथ में कफ, कोल्ड और हाइगर फीवर। कन्वर्जन के पहले फीवर 104, डायरिया बिफोर अटैक्स एंड देन पास्ट स्टूल्स। ड्यूरिंग अटैक आई बॉल टर्न अपवर्ड है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ है, स्ट्रेचिंग हैंड्स है, फीट से और इररिलेवेंट टॉक्स एंड वीकनेस। आफ्टर देन ही बिकम्स अनकॉन्शियस एंड समटाइम द अटैक कम्स 3 to 4 times in a day. तो एलोपैथी ट्रीटमेंट उन लोगों को वाल्पोरेट दे रहे थे 2.5 ml 2 times। इन्वेस्टिगेशन उन्होंने जब करवा दी, ईसीजी में एबनॉर्मल है तो डेफिनेटली इज गोइंग टुवर्ड्स द एपिलेप्सी। रेस्पिरेटरी में उनको कफ बार बार होता है, ड्राई कफ, राइट एग्रावेशन, लाइंग एग्रावेशन, ईटिंग, लाफिंग एंड टॉकिंग एग्रावेशन। टोटालिटी मैंने क्या लिया फीवर की,
unconsciousness after convulsions, and then I turn of force conversion during involuntary stool conversion during cough fever during intense heat with conversion and intense heat delirium. After repetization, opium, belladonna, arsenic, cicuta, virusa, hyoscyamus was coming. We have seen with the help of Vituka systems and then confirm the remedy is belladonna. So belladonna 200 frequent dose is given a requirement. Then potency was gradually increased up to 1 m. And the patient, after recovery, the patient was given a constitutional for the permanent cure. So here, the in between, he had a mild attack of conversion, but the severity of the episodes were less and controlled by belladonna only. So belladonna is helping in both fever as well as conversion. And then after constitutional medicine was given, and then conversion disappeared. Okay. Now another case of fever, common fever case of chickenpox. Patients are always worried. They know that it's a viral, but then also for fever, they generally rely on paracetamol. But we should stop that. And these patients, 8 years old, इरेक्शन वेसिकुलर है, पस्चुलर है, इचिंग बहुत होता है, रात को इचिंग बहुत होता है, नाइट को इचिंग ज्यादा है, इवनिंग को बेटर बाय रबिंग और ओपन एयर है. तो फीवर उसको कंटिन्यूस आता था, 100, चिलीनेस विद एवर्जन, फैन है, कफिंग कभी कभी लूज कफिंग है, कोल्ड है, उसमें डिस्चार्ज येलोइश ग्रीन है, ऑब्स्ट्रक्शन है जो एग्रावेशन लाइन डाउन पे है, थर्स्ट काफी कम है, एपिटाइट काफी कम है. राइट, आप सबको दवाई तो मालूम हो गया होगा. सो हमको कई टाइम दवाई मालूम होती है कि यही दवाई के सिम्टम, फिर भी रेपर्टाइज करना जरूरी है. कुछ नया मिल सके, कुछ नया बढ़ सके और अपने आप को अपग्रेड कर सके. सो रेपर्टाइजेशन मैं करता हूँ एज फार एज सभी केसेस में. सो डिस्चार्ज ग्रीनिश येलो है, ऑब्स्ट्रक्शन है, नाक को एपिटाइट कम है फीवर के टाइम पे, थर्सलेस कम है फीवर के टाइम पे, थर्सलेस है, फीवर विद चील है, ब्लिस्टर्स, चिकन पॉक्स, टच, एग्रावेशन और वेसिकुलर इरप्शंस. रेपेटाइजेशन करने के बाद दवाई आती है सेपिया, शिलीशा, आर्सेनिक, पल्सिडा, रस्टॉक, सल्फर. अगेन क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, फिर मटेरिया मेडिका रिफर करने का, और आपका जो भी नॉलेज मटेरिया है वो कंफर्म करके दवाई आपको सिलेक्ट करना है. सो पल्सेटिला गिवन, pulsatilla 200 every 3 hourly for 2 days. After 2 days, eruption was much better, no fever, appetite improve. आप सबको मालूम है ऐसे चिकन पॉक्स वायरल है, 15 डेज 21 डेज तक चलता है, मगर पेशेंट को फ्री सिम्टम्स करना है हमें, तो फीवर नहीं आना चाहिए और जितना कम हो सके उतना सफरिंग रिड्यूस करना है. सो मच बेटर, एंड देन आफ्टर फ्यू डेज डजंट रिक्वायर एनी मेडिसिन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, केस ऑफ फाल्सिफेरम मलेरिया टाइप. अगर हम डायग्नोस पे जाएंगे तो इनिशियल स्टेज ऑफ माय प्रैक्टिस डेफिनेटली आई विल कन्फेस दैट फाल्सिफेरम के बाद नाम सुनते ही मेरे होश उड़ जाते थे और मैं बहुत नर्वस हो जाता था कि मैं ट्रीट नहीं कर सकता फाल्सिफेरम, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करा के आते थे, उनको मालूम होता है कि फाल्सिफेरम मलेरिया क्या है. तो मैंने बताया कि थोड़े सालों के बाद मुझे कॉन्फिडेंट आया, देन आई डोंट माइंड वॉट एवर द डायग्नोस, लेट द डायग्नोस टू बी वॉट आई एम, बिलीव इन टोटालिटी एंड सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन. सो ये गर्ल है 22 ईयर्स, होम्योपैथ डॉक्टर थी, मेरी स्टूडेंट थी, और उनको 2005 में फीवर आया 2 दिन से, और 17 तारीख को मॉर्निंग में फीवर स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर 102 हो गया, उसने क्रोसिन ले लिया, टेम्परेचर केम डाउन, अगेन द फीवर 7:30 को आया, फिर साथ में बॉडी एक, डिजायर कवरिंग, थर्स्ट नॉर्मल, फिर अगेन टू क्रोसिन लिया उसने, टेम्परेचर इस टाइम कम नहीं हुआ. 18 तारीख को कोई फीवर नहीं आया, 19 को अगेन फीवर आया और 103 फीवर आया, एंड देन ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज वो स्टूडेंट थी, उसको मालूम था कि ये करना जरूरी है, तो उसने ऑलरेडी करवाया, और उसमें मलेरिया फाल्सिफेरम के साथ टाइफॉइड टाइटर एच भी काफी आया.
सो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स, अगर ये डायग्नोस हम किसी को कहेंगे कि अगर इसमें होंगे तो सब ना ही बोलेंगे, सब ऐसे नहीं नहीं इसमें तो हॉस्पिटलाइजेशन जाना है, फिजिशियन को पास जाना है और आपको एलोपैथी लेना पड़ेगा। बट कॉन्फिडेंट ये बच्ची में इतना था कि वो पढ़ रही थी होम्योपैथी, उसने केस देखे थे मेरे साथ, आई एम गिविंग क्रेडिट टू हर। अगर इसकी जगह कोई भी होता तो वो हिम्मत हार जाता और एलोपैथी ले लेता। तो यहाँ 22 तारीख को पेशेंट आया, कंटिन्यूस फीवर 102। ड्यूरिंग फीवर क्या सिम्टम थे? ड्राइनेस माउथ में था, टेस्ट बिटर था, ओनली वाटर बट फूड टेस्ट इज नॉर्मल, एपिटाइट बहुत कम हो गया था, थर्स्ट बट एवर देन टू ड्रिंक, लिप्स काफी ड्राई रहते थे, डिजायर पेन स्लोली रहता था और माइल्ड कोटेड टंग थी। कॉन्स्टिपेशन 3 मार्क्स। ऑन एग्जामिनेशन क्या हुआ? पल्स 80 पर मिनट थे और लिवर स्पिन पाल्पेबल। दैट इज अगेन इट इज कंफर्मिंग डायग्नोस। ओके, सो क्या सिम्टम्स ले सकते हैं? कंटिन्यूस टाइफॉइड फीवर, ड्राइनेस फीवर ड्यूरिंग, ड्राइनेस लिप्स ड्यूरिंग, थर्स्टलेस फीवर ड्यूरिंग, टेस्ट बिटर फीवर ड्यूरिंग, uncovering aversion, intermittent fever and constipation. These are the totality हमने लिया। रेपिडाइजेशन किया, Omega, phosphorus, China, sepia, Bravia, Bratum. So we always go from first remedy repetization से फिर 7th 8th तक, then we confirm which remedy most suitable or most minimum. So here Bryonia काफी क्लोज थी, रेपिडाइजेशन में 5th या 6th नंबर पे आ रहा था। तो ऑल द टाइम वो जरूरी नहीं है कि कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट आती है वही सिमिलिमम है, वो जरूरी नहीं है, हम सब जानते हैं। पर एलन इंटरमिटेंट फीवर बुक इज रियली हेल्पिंग मी अ लॉट इन ट्रीटिंग फीवर। जो भी मेरा कॉन्फिडेंस आया है वो किताब से ही आया है। और बोनिंगसन, शुरू शुरू में रेपिडाइजेशन में बोनिंगसन रेपर्टरी यूज किया है। मेरा थीसिस भी फीवर पे था एमडी में, तो मुझे अभी फीवर ट्रीट करना बहुत ही अच्छा लगता है। सो ब्रायोनिया एवरी 3 आवर ऑन 25th पेशेंट है, नो फीवर, एपिटाइट इंक्रीज हो गया, कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो गया और पेशेंट वाज कंप्लीटली रिकवर्ड, दैट गर्ल होम्योपैथी। ऑलराइट, अभी जॉन्डिस का केस है, अभी हमारे पास ओनली 15 मिनट्स है, तो आप कंटिन्यू करें और जब हम 1-2 मिनट बचेगा तो मैं बता दूंगा आपको। ओके सर, ये जॉन्डिस का केस है, 24 साल की। मैं, मेरी आवाज सुनाई देती है? पर है, आ रही है। Okay, the male of 24 years came on 11th August 2005 में dull, weak, sleepy, suddenly taken with a nausea, vomiting and weak, and the stomach में very organ feeling हो रही थी. Vomited was very yellow and very bitter. In short, in a short time he became a jaundice. उसको जॉन्डिस हो गया, उसको मालूम है, स्किन हो गया, इवन द नेल्स वेर आल्सो येलो एंड गोल्ड, द स्टूल्स वर परफेक्टली कलरलेस और ग्रे, यूरिन वर डार्क ब्राउन, इन द वेसल्स आल्सो कलर were yellow as a gold. Pulse very slow, only 30 beats per minute and very weak and occasional intermittent. तो ये बच्चे को एक्यूट दवाई देना था मुझे, और उसके जो ब्रिक्स है, क्योंकि इतनी वीकनेस थी, आप समझ सकते हो, इतना जॉन्डिस था, इतना ये, तो उसका वॉमिटिंग बिटर थी, स्टूल ग्रे, येलो कलर्स, यूरिन नॉर्मल सिम्टम्स है, स्किन का येलो नॉर्मल है, पल्स इंटरमिटेंट, पल्स स्लो एंड पल्स वीक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टोटालिटी फॉर मी। So repetization करके मर्क सॉल्ट, सिपिया, आर्सेनिक, नेट्रम्यू, चाइना, ओपियम, मेनी मेडिसिन्स केम, हाउ मुझे कुछ क्लिक नहीं हो रहा था दवाई में। जब मैंने दवाई पढ़ी, दूसरी दवाई जो डिजिटालिस है, सानी सर को, सब सीनियर डॉक्टर को मालूम था कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर पल्स के लिए, और साथ में ये सिम्टम्स सब कवर करती है। तो हमने
डिजिटालिस 30 डरते डरते दिया, आई वाज आल्सो नॉट कॉन्फिडेंट, 3 आवर्स के इंटरवल पे लिया, एंड देन पेशेंट रिकवर। सेम अटैक उसको थोड़े दिन के बाद, आफ्टर मैरिज के बाद आए, थोड़े सालों के बाद, तो उस टाइम ऑल्सो नॉट सो सिवियर, and then the same, because record keeping is very important for us, so we keep every record, so we see the totality of the previous। ये हर एक सीनियर डॉक्टर तो करते ही है, मगर जो भी जूनियर डॉक्टर्स है 10 या 15 साल से अगर आपके पुराने पेशेंट है तो उनका केस पेपर आप डिस्कार्ड मत कीजिए, क्योंकि अगर मुझे से आता है तो मेरी बॉडी की टेंडेंसी के जो भी सिम्टम्स है वो 10 साल के बाद आएगा, तो वो भी वही टोटालिटी रहेगी। तो आपने जो 10 साल पहले जो काम किया, रेपेटाइज किया, जो भी दवाई निकाली और उससे रिजल्ट मिला है, तो दूसरी बार अगर वो पेशेंट आपके पास फिजिकली भी नहीं आता है और पेशेंट में भी मूव टू सम अदर सिटी और अदर कंट्री बट इट हैज सेम सिम्टम, तो आपको वो ही दवाई उसको प्रिस्क्राइब पहले करना है, अगर टोटालिटी सेम है तो आपका काम भी कम हो जाएगा, पेशेंट भी बेटर हो जाएगा, और आपको ये परमानेंट, जैसे कि हमारे प्रोफेशन में अर्निंग भी इम्पोर्टेंट है, तो हमें ये जैसे म्यूजिशियन को रॉयल्टी मिलती है, ऐसे ही ये हमारे लिए रॉयल्टी है कि हमने एक बार काम किया 10 साल पहले, तो हम जब भी वो पेशेंट बीमार होगा और वो ही टोटालिटी रहेगी, तो हमको वो दवाई से ही पेशेंट इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये मैंने काफी टाइम देखा है। 6 साल का बच्चा होगा, उसको थ्रोट इन्फेक्शन या ब्रोंकाइटिस होता है, तो उसका सिम्टम 22 साल के बाद जो भी आएगा, बच्चा बड़ा होगा तो वही सिम्टम हो गए, तो वही दवाई काम करेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। दूसरा केस है एक्यूट डिसेंट्री का केस है। बच्चा है 1.5 ईयर ओल्ड, 15 जून को आया था, और उसको हाई ग्रेड फीवर था, 104 था, एक दिन से कंटिन्यूस फीवर था, फीवर विद चिल था, राइगर्स से, बॉडी हॉट था मगर एक्सट्रीमिटी कोल्ड थी, स्टूल 1 से डे पास करता है जो सेमी लिक्विड एक ही बार, और स्टिकी और स्कैंटी, स्टेन क्लोथ्स विद डिफिकल्ट टू वॉश था, और हॉरिबल ऑफेंसिव था। सो एपिटाइट बहुत कम था, थर्स्ट बहुत ज्यादा थी। सो वी आर ऑल्सो नॉट एबल टू एग्जैक्ट डायग्नोस क्या था, वो मालूम ही नहीं पड़ा कि क्या था, मगर टोटालिटी लेके इट कुड बी मलेरिया ऑल्सो, इट कुड बी अदर इन्फेक्शन ऑल्सो। सो मैंने पेशेंट को बताया कि आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए, तब तक मैं दवाई स्टार्ट करता हूँ। ऐसे तो हम बोल नहीं सकते कि भाई इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही दवाई लेने आएंगे, हमको टोटालिटी पे मेडिसिन देना है। तो मैंने इपिका स्टार्ट कर दिया 4 hourly फॉर 2 days। बाद में पेशेंट जब आया फॉलोअप के लिए इवनिंग में रिपोर्ट लेके, तो हीमोग्लोबिन 10.3, WBC 6000, MP नेगेटिव था, पल्सल 20। अभी देखिए ये बेसिलरी डिसेंट्री हो गया। अगर हम हमारे पास पेशेंट बेसिलरी डिसेंट्री बोल के आता, और ये तो हम लोग दूसरी दवाई जो जीआई ट्रैक पे काम करती है उस पर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मर्कसोल पे देते या कोई अलग दवाई या मर्कौर पे देते, मगर इन्वेस्टिगेशन से पहले ही टोटालिटी इपिका की थी, और 2 दिन के बाद जब आया तो पेशेंट इंप्रूव हो गया था। सो वी हैव नॉट चेंज द मेडिसिन, और बाद में ये टोटालिटी ये ली थी। Stool order offensive, bloody stool, frequent stool, purulent stool, body extremity coldness, fever during fever with chill and continuous fever. So इपिका यहाँ इपिका कितनी रेपेटाइजेशन में काफी पीछे आती है। सो मगर मगर हमने टोटालिटी देखी तो सब कवर करती है। पेशेंट इंप्रूव हो गया था, पेशेंट को वही दवाई कंटिन्यू रखी, नेक्स्ट डे बहुत ही इंप्रूव था। वापस मैंने ब्लड स्टूल टेस्ट करवाया फॉर माई सेक ऑफ, पेशेंट तो इंप्रूव था। कई टाइम पेशेंट नहीं जाते हैं इंप्रूव हो जाने के बाद, मगर हम लोग इंसिस्ट करते हैं क्यों, हमारे लिए रिकॉर्ड कीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई हैव टू कन्विंस एलोपैथ डॉक्टर्स आई नीड इन्वेस्टिगेशन, और मेरे कई फ्रेंड्स है, सर्जन है, फिजिशियंस है, सो सब को मालूम है कि ये बंदा पूरा इन्वेस्टिगेशन रखेगा और साथ में आर्ग्यू करेगा। तो ये पसेल्स पूरे 1.2 हो गए तो दे वर इम्प्रेस हो जाते हैं और वो बिलीव करते हैं हमारे साइंस में। सो ईपी का हैज हेल्प अ लॉट। देन इंटरकरण मैंने ट्यूबरकुलम बोवाइनम 1 डोज दिया था और परमानेंट फीवर है। तो उसमें 6 साल का बच्चा आया था,
कफिंग था, लूज कफिंग था, थर्स्ट बहुत कम थी, आई लैक्रिमेशन था, हेडेक ड्यूरिंग फीवर और वाटरी कोराइजा। WBC काउंट 18,000, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चेस्ट में नॉर्मल था। पल्सेटिला 1 3 अवर्ली एंड फेरमफॉस दिया एवरी 2 अवर्ली, कुछ फायदा नहीं हुआ। 102 फीवर था, कफ उतना कुछ कम नहीं हुआ, स्लाइटली रिड्यूस, चेस्ट क्लियर था, टॉन्सिल्स पे पस था जो मैंने मिस किया था। सो अगेन आई गिवन देन पायरोजन 201 डोज। देन बोरिक में लिखा है कि पायरोजन इज अ ग्रेट relief for septic states and with intense restlessness. So septic fever, especially rural pyrogen has demonstrated with great value. Pulse abnormally rapidly, वो सब मटिया तो आपको मालूम ही है। सेकंड को आया पेशेंट, लो ग्रेड फीवर, होल नाइट, कफिंग लूज, पायरोजन 201 डोज दिया, पल्सेटिला बढ़ाया 1M6 वाली और फेरमफॉस कंटिन्यू रखा। फोर्थ को नो फीवर, कफिंग हैज रिड्यूस, एपिटाइट हैज इंप्रूव, बॉइल, पेनफुल, इन्फ्लेम्ड एंड रेड, थर्स्टलेसनेस। On examination, again chest is clear, throat tonsils normal and pulse 80. WBC count again मैंने करवाया for ourselves 13,900, so reduce हो गए और बाद में again pyrogen और पल्सेटिला 1M देके पेशेंट को रिलीव किया। फिफ्थ को ऑन फोन, नो फीवर, कफिंग हैज रिड्यूस, एपिटाइट इंप्रूव, कंटिन्यू। सेवंथ अगेन पेशेंट वाज मच बेटर, कंटिन्यू ट्रीटमेंट, SLE दिया फॉर 5 days तक। So these are the reports also before treatment and after. You may not see because reports pictures are not so clear. पहले मैंने बताया था ज्यादा है जो WBC काउंट और बाद में कम हो गए दवाई से। Another case of fever with UTI. सर टाइम है अभी? ये आपके पास में 8 मिनट है, 8 मिनट है, अभी आप चलिए। Okay. आप करें। Okay. So this is the case of fever with the UTI. 61 years old lady suffering from asthma came to clinic with a acute high grade fever accompanied by burning and frequent urination. High grade fever है, body ache है, weakness है, burning and frequent urination. So definitely we advise for urine routine microscopical examinations. 80 to 90%. Patient diagnosed urinary tract infection. So rubric, simple rubrics लिए है, bladder urination frequent, burning pain, urination after burning and purulent urine, fever, chill with, and the fever continues. So rapid digestion is like sulfur coming very high. So here again, the after repetization will not convince, and you know that Materia medica of Cantharis very well. So then also I have done the repetization and the Cantharis was given every 2 hourly, natrum sulfur also given 6x. Follow-up में patients felt general improvement, कम हो गया, Cantharis 2 hourly चालू, after Cantharis repetition, frequent repetition, fever is reduced to normal. सो कैंथारिस तो सबको मालूम ही है दवाई यूटीआई के लिए, पहले ये स्टार्ट करनी चाहिए, फिर भी रेपेटाइजेशन करना जरूरी है। कई टाइम फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में नॉट क्लिक योर नॉलेज और विद एक्सपीरियंस, देन यू शुड हैव अनदर प्रिस्क्रिप्शन इन योर हैंड, दैट्स व्हाई रेपेटाइज। अगर ये पस सेल्स वापस चेक करवाए तो नील हो गए, ओकेजनल हो गए, ओकेजनल देयर वाज नो मोर पस सेल्स, ओकेजनल, सो कंफर्म यूटीआई इज इम्प्रूव्ड। Then another case of acute tonsillitis, 6 years old, consulted me on 27th February. Again, right-sided tonsils, pain aggravation while eating, drinking, referring to both the ears, aggravation on empty swallow, night aggravation, temperature 101, desire covering, aversion to fan, and concomitant headache. Tonsil and that with pus formations, offensive odor. So definitely all the routine rubrics are taken, throat inflammation, thirst in general, bad breath, tonsil and painful swallowing, concomitant headache, all these symptoms are taken. Muxol, belladonna, nux vomica coming. Definitely clear-cut case of Muxol. So Muxol was given every 2 hourly for 2 days. 2 days after there was no improvement,
the condition. Instead of the throat pain is increased, this time symptoms बढ़ गए. But आई वॉज कॉन्फिडेंट, तो मैं ये सोचा कि नहीं, दवाई मुझे चेंज नहीं करनी है. जनरली हम लोग चेंज कर डालते हैं, हम लोग नर्वस हो जाते हैं क्योंकि फीवर नहीं मिटता है. तो मैंने सोचा कि भाई टोटालिटी तो वही है, दवाई वही है, तो फिर पोटेंसी बढ़ानी चाहिए. अगर दवाई सही है तो हमें बार बार चेंज करना नहीं चाहिए. और फिर 1M दिया, और बाद में 2 दिन के बाद पेशेंट इंप्रूव हो गया और कंप्लीट 4 दिन में अच्छा हो गया. So what fever is our friend in arms and it is alarming symptoms. Use it as a guide or as a parameter which measures and respond to our actions. तो फीवर्स को हमें ट्रीट करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पेशेंट को कन्विंस करना है कि होम्योपैथी दवाई से फीवर ठीक होते हैं. आप ट्राई कीजिए, आप एक बार एक्सपीरियंस कीजिए. सो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंटिन्यूस मॉनिटरिंग. एंड देन शुरू में मैं पेशेंट को सामने से फोन करता था क्योंकि मुझे एंजाइटी रहती थी, मुझे नर्वसनेस आती थी इनिशियल स्टेज ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि फेलियर की वो डर लगता था. जो शुरू के 2-3 साल मुझे जो फेलियर्स मिले फीवर में, तो मैं सामने से पेशेंट के घर पे जाता था. सम पेशेंट डज नॉट लाइक इट ऑल्सो, सम पेशेंट अप्रिशिएट ऑल्सो कि ये डॉक्टर बंदा इतना सीरियस सिंसियर है कि मेरे हमारे घर पे आके पेशेंट को देखता है फ्री में. बिकॉज मुझे लर्न करना था, मुझे जानना था मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ. तो ये गलत बात नहीं है, आप सामने से फोन कर. तो आज के टाइम में भी अगर मुझे लगता है कि यहाँ मुझे जरूरत है सामने से जानने की डेटा, क्योंकि पेशेंट इतने सभी पेशेंट इतने सिंसियर नहीं होते हैं कि हमें 6-6 घंटे का पूरा रिकॉर्ड दे. तो हमें जानना जरूरी है कि हमारा 2 या 3 डोज से क्या इफेक्ट आया है, उससे इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है. तो ये सब जानने के लिए आपको भी एक्टिव रहना पड़ता है. और बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल डायरी देखी परमानेंट क्योर और टेंडेंसी को ब्रेक करना है. सो दैट्स ऑल. मेरा जो भी प्रेजेंटेशन छोटा था फीवर के बारे में, मैंने आपके साथ यहाँ शेयर किया है. थैंक यू वेरी मच फॉर अपॉर्चुनिटी. थैंक्स. Thank you, Dr. Ronak. There is a question for you. Does 1M potency replace the frequent repetition in 200 potency? एक सवाल किया है. Does 1M potency replace the frequent repetition in 200? Yes, initially you should start with the 200 potency, and then if you feel, then you can go for 1M potency. Otherwise, if you feel sure you are that with the symptoms totally and susceptible, then you can start directly with 1M potency also. So it will save the time and you can reduce the suffering of the patient. Acute में. Right, you're quite right, sir. Then there is no questions, but so many compliments are there. You have very much. आपके बहुत सारे लोगों ने थैंक्स कहा है, एक्सलेंट कहा है. ये बहुत सारे आपके कॉम्प्लीमेंट्स हैं. थैंक यू सर. बहुत ही मुझे थोड़ी दिक्कत हुई है, थोड़ी हिंदी में बहुत खराब है. हिंदी आपके बहुत ही प्रॉपर है. कोशिश किया सर. हिंदी बहुत ही प्रॉपर है. हिंदी आप बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी में आपको. ओके. आपने जो भी कहा, एक जो सबसे रिमार्केबल बात आपने कहा कि 3 स्टेज को देखना जरूरी है. 3 स्टेज को देखना जरूरी है. इसको हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा. और इसको देख करके हम लोग को एक आता है. दूसरा है कि डरना नहीं है. और रिपर्टोरियल अप्रोच निश्चित रूप से फीवर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रिपर्टोरियल स्टेज. तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखने का जरूरत है. हम लोग को इसको रखना चाहिए. सो आवर टाइम इज अप नाउ and we have to close down the meeting for the next English session. So Dr. Ankita, you can close the meetings. Yes sir. थैंक यू सो मच रौनक सर, अपना टाइम हमें देने के लिए और इस टॉपिक को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अपने केसेस के थ्रू और अपनी इतनी अच्छी नॉलेज के थ्रू. तो मैं IFPH के हिंदी प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ और आग्रह करूंगी कि आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहें और हमारा सभी का ज्ञानवर्धन करते रहें. और इसके साथ में हमारा हिंदी सेशन समाप्त होता है, जो कि 7 से 8 बजे तक ही होता है डेली बेसिस पे.
और 8 बजे से 9 बजे तक हमारा इंग्लिश सेशन होता है, जिसके लिए मनोज सर ज्वाइन कर चुके हैं। और मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ सर को, ताकि वो आगे कंटिन्यू कर सके। ओवर टू यू सर। Dr. Ronak, you can remove your PPT, sir. Okay, okay.